गुड मॉर्निंग टू ऑल। पुनः आपका स्वागत है। प्रादेशिक असंतुलन के ऊपर हमने जो पॉवर्टी है उसका अध्ययन किया। आज प्रादेशिक जो असंतुलन है, रीजनल इम्बैलेंस है, उसके जो इंडिकेटर्स थे उसके अंदर हमने जो बेरोजगारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, बेरोजगारी की जब हम बात करते हैं, तो वो एक इस तरह की स्थिति होती है जब व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसके पास काम की उपलब्धता नहीं होती, तो वो एक बेरोजगारी की स्थिति होती है। हम इस वीडियो में बेरोजगारी को परिभाषित करने के साथ साथ वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण बेरोजगारी की स्थिति है, या भारत के अंदर विभिन्न राज्यों के अंदर वर्तमान के अंदर बेरोजगारी का क्या स्तर है, उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। पारिभाषिक स्तर पे जब हम बात करते हैं तो जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है वो इच्छुक भी होता है, काम करना भी चाहता है, लेकिन उसको वह रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता, तो उस व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं। और ये जो प्रवृत्ति होती है इसको हम बेरोजगार की समस्या के नाम से जानते हैं। जब हम कार्यशील जनसंख्या की बात करते हैं, वह वर्ग जो एक कार्य के लिए संलग्न हो सकता है, तो उस कार्यशील जनसंख्या के दृष्टिकोण से हम जो भारत के अंदर 15 से 59 वर्ग का जो वर्ग के अंदर जो समूह होता है उसको हम कार्यशील जनसंख्या के अंदर शामिल करते हैं। अब ये बेरोजगारी संबंधी जो भारत के संदर्भ में जो आंकड़े हैं, सर्वेक्षण हैं, जो उपलब्ध करवाए जाते हैं, उसके अंदर जो सबसे बड़ी जो संस्था है वो है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो होता है, वो भारत के अंदर बेरोजगारी से संबंधित जो आंकड़े हैं उनको जारी करता है। बेरोजगारी से संबंधित जो विभिन्न जो समस्याएं हैं या बेरोजगारी के लिए जो कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, और बेरोजगारी से संबंधित जो आंकड़ों के ऊपर जो है नीति आयोग के द्वारा भी जो कार्यबल होता है उसका गठन किया गया था, या नीति आयोग से पूर्व जो योजना आयोग था वह भी, क्योंकि नियोजन के लिए जब हम कोई भी नीति का निर्माण करते हैं तो उससे पहले जो जिन समस्याओं का समाधान हम करते हैं उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। तो जो बेरोजगारी की जो भारत के अंदर समस्या है उसके लिए जो नियोजन है या नीति का निर्माण है उसके अंदर योजना आयोगी नीति आयोग से पूर्व में काम करता था। अब यहाँ बेरोजगारी के प्रकारों की जब हम बात करते हैं तो दो तरह की बेरोजगारी, एक तो शहरी क्षेत्रों के अंदर बेरोजगारी होती है और एक ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बेरोजगारी होती है। शहरी बेरोजगारी जो होती है उसको हम औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी के रूप में परिभाषित करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की जो बेरोजगारी होती है उसको हम अदृश्य बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी के अंदर क्लासिफाई करके हम उसका अध्ययन यहाँ पर हम करेंगे। सबसे पहले क्योंकि दोनों ही जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, आर्थिक जो क्रियाकलाप है, उसमें अंतर देखने को मिलता है, और हम ये मानते हैं कि जो जो शहरी क्षेत्र होते हैं उसके अंदर द्वितीयक और तृतीयक जो सेवाएं होती हैं उनका योगदान ज़्यादा होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी जो भूमिका होती है वो ज़्यादा होती है। और यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भारत की जो 2/3 से भी ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कृषिगत कार्यों में संलग्न है, तो उससे जुड़ी हुई जो बेरोजगारी वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जबकि शहरी क्षेत्रों के जो इंडस्ट्रियल और जो एजुकेशनल रिलेटेड जो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, तो उस तरह की बेरोजगारी यहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। जब औद्योगिक बेरोजगारी की हम बात करते हैं तो औद्योगिक गतिविधियों के अंदर जितने लोगों को एम्प्लॉय मिला हुआ है और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, और जो एम्प्लॉयज़ जो हर वर्ष नए तैयार हो जाते हैं उनको वहाँ पर रोजगार की उपलब्धता नहीं हो पाती, या ग्रामीण क्षेत्रों से बेहतर रोजगार के लिए जब लोग शहरी क्षेत्रों के अंदर प्रवासन करते हैं, वहाँ पर रोजगार की अनुपलब्धता या उन औद्योगिक इकाइयों के अंदर जो श्रमिक हैं उनके लिए अतिरिक्त जो श्रम उपलब्ध नहीं होने के कारण वहाँ पर औद्योगिक बेरोजगारी की जो स्थितियाँ हैं वो देखने को मिलती है। जब हम शिक्षित बेरोजगारी की बात करते हैं तो जो एजुकेटेड जो लोग हैं उनको उनकी शिक्षा के दृष्टिकोण से या जो रोजगार नहीं मिल पाता, या वर्तमान में हम ये कहें कि भारत के अंदर औद्योगिक या आर्थिक विकास की दर उतनी ज़्यादा नहीं है कि वो नए जो रोजगार के अवसर उपलब्ध करा पाए, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ भारत के अंदर जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनका विस्तार अधिक हुआ है, और उन शिक्षण संस्थाओं से हर वर्ष जो शिक्षित जो बेरोजगार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, तो वो एक शिक्षित बेरोजगारी का उदाहरण है। जब ग्रामीण बेरोजगारी की बात करते हैं तो सामान्य तो दो बेरोजगारी महत्वपूर्ण है। अदृश्य बेरोजगारी वो इस तरह की बेरोजगारी होती है कि जो व्यक्ति है
वास्तविकता में लगता ऐसा है कि वो रोजगार के अंदर संलग्न है, लेकिन जो उनका आउटपुट है वो उतना नहीं हो पाता। इसको इस तरह से समझें कि कृषिगत जो कार्य है और किसी कृषि के अंदर संलग्न व्यक्तियों की आवश्यकता 10 व्यक्तियों की है, लेकिन वहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं वो 15 लोग काम कर रहे हैं। तो जो 5 अतिरिक्त जो व्यक्ति उसके अंदर काम कर रहे हैं वो काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन उनके काम करने से उत्पादकता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है उसको हम अदृश्य बेरोजगारी के अंदर शामिल करते हैं। और भारत के अधिकांश जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं जहाँ कृषिगत गतिविधियाँ ज़्यादा संपादित होती है, वहाँ पर इस तरह की जो बेरोजगारी है हमें अधिक देखने को मिलती है। मौसमी बेरोजगारी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो कृषिगत जो कार्य है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर वो मौसम के ऊपर आधारित है, और जब फसलों को बोया जाता है और जब फसलों को काटा जाता है उस समय जो श्रमिक हैं उनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है, जबकि शेष जो मौसम के अंदर जो है श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है। तो इस तरह से वहाँ पर मौसम के अनुसार जो बेरोजगार हैं उनकी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। कई बार मौसम के में होने वाले परिवर्तन या कृषिगत अनुकूल बारिश नहीं होने की स्थिति में कृषिगत जो क्रियाएं हैं उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और उसमें संलग्न जो लोग हैं उनको रोजगार जो है वो सीमित हो जाते हैं। इन बेरोजगारियों के प्रकार के अलावा अन्य बेरोजगारी भी है जिनको हम इस चार्ट के अंदर कुछ चीज़ों को हमने समझाने की कोशिश की है। कुछ पॉइंट्स है कि विकसित देशों में और विकासशील देशों में अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट का तुलनात्मक अध्ययन करें तो यहाँ विकसित देशों के अंदर सामान्यतः जो चक्रीय जो बेरोजगारी है या संघर्षात्मक जो बेरोजगारी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इसको हम अलग से समझेंगे। जबकि विकासशील देशों में हमने अभी बताया, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की हमने बात की, और अन्य जो बेरोजगारी है, अल्प बेरोजगारी है, संरचनात्मक जो बेरोजगारी है, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कभी कभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि विकासशील और विकसित देशों के अंदर किस तरह की जो बेरोजगारी के जो प्रकार है जिनकी टेंडेंसी देखने को मिलती है। तो चक्रीय और संघर्षात्मक जो बेरोजगारी है वो विकसित देशों में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह की जो बेरोजगारी जो विकासशील देश हैं उनमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जहां हमने रीजनल इम्बैलेंस की बात की तो डेवलपमेंट के जो लेवल्स हैं विकासशील देशों में भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर भी इस तरह की बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। ये बेरोजगारी के कुछ अन्य प्रकार हैं: खुली बेरोजगारी, संरचनात्मक अल्प बेरोजगारी, अदृश्य अल्प बेरोजगारी, अदृश्य अल्प बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन उसको कार्य के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते, तो उसको हम खुली बेरोजगारी के रूप में जानते हैं। संरचनात्मक स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट की हम जब बात करते हैं तो जब विकास की प्रक्रिया के अंदर जब तकनीक के अंदर, कौशल के अंदर परिवर्तन हो जाते हैं तो वहाँ पर स्ट्रक्चरल बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। अगर हम कहें कि 90s के बाद टेक्नोलॉजी के अंदर परिवर्तन आया, कंप्यूटर्स का उपयोग बढ़ा, तो जो उसके अंदर जो काम कर रहा था, मैनुअली जो काम कर रहा था, उसमें जो रोजगार के अवसर समाप्त हो गए। तो वहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस होने से बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं वो अधिक बढ़ गई। अल्प बेरोजगारी का मतलब व्यक्ति पूरे समय काम करना चाहता है लेकिन उसको जो है अवसर की उपलब्धता उतने समय तक नहीं मिल पाती। व्यक्ति 30 दिन काम करना चाहता है लेकिन उसके रोजगार के अवसर अगर उसके 10 दिन ही मिलते हैं तो वो एक अल्प रोजगार की स्थिति वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। दृश्य अल्प बेरोजगारी यानी कि व्यक्ति जो है 8 घंटे हुए काम करता हुआ लगता है, मतलब व्यक्ति 8 घंटे काम करना चाहता है लेकिन उसको रोजगार के जो अवसर है वो 4 घंटे ही उपलब्ध होते हैं, तो उसको हम दृश्य तो है लेकिन वो अल्प बेरोजगारी की श्रेणी के अंदर आता है। अदृश्य अल्प बेरोजगारी, व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहा है लेकिन उसको जो आय हो रही है, जो उसको जो मानदेय दिया जा रहा है वो उसके हिसाब से नहीं दिया जा रहा, तो यानी उसकी जो आय का स्तर इतना कम होता है कि उसको हम एक पूर्ण रोजगार के रूप में शामिल नहीं कर सकते। घर्षणात्मक बेरोजगारी की जब हम बात करते हैं तो हमने पहले ही बताया कि इस तरह की जो बेरोजगारी है, विशेषकर जो डेवलप्ड जो कंट्रीज है वहाँ जब व्यक्ति एक रोजगार से दूसरे रोजगार में प्रवेश करता है अपने को अपलिफ्ट करने के लिए, तो वहाँ पर कुछ समय के लिए उसको ऐसा हो सकता है कि उसको अपनी जो स्किल है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, तो कुछ समय के लिए वो अल्प जो बेरोजगारी की स्थिति में रह सकता है। तो वो घर्षणात्मक जो बेरोजगारी है वो हमें देखने को मिलती है। इस तरह की स्थिति जो विकसित देश हैं वहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। चक्रीय बेरोजगारी एक क्रमिक प्रक्रिया है, जब आर्थिक जो समृद्धि है उसमें कमी आ जाती है
तो रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। पुनः जब आर्थिक समृद्धि में, इकोनॉमी में ग्रोथ होती है तो वहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। तो ये एक तरह से अर्थव्यवस्था के अंदर होने वाले जो परिवर्तन है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की जो एक साइक्लिक प्रोसेस शुरू हो जाती है, तो उसको हम इस तरह की जो चक्रीय बेरोजगारी के अंदर शामिल करते हैं। या कुछ फैक्चुअल चीज़ों की हम बात कर रहे हैं भारत के दृष्टिकोण से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अभी आंकड़ों की बात करें तो देश में लगभग 12 करोड़ रोजगार की ज़रूरत है, लेकिन अभी जो एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर हैं वो आधे से ज़्यादा जो के पास रोजगार की स्थिति अभी नहीं है। बड़ी बुरी स्थिति है एम्प्लॉयमेंट की अभी। इसके लिए जो हमारी जो आर्थिक जो वृद्धि दर है उसका निम्न होना, और अभी तात्कालिक देखें तो कोविड के कारण भी इस तरह की स्थितियां हमें देखने को मिल रही है। 2008 के बाद रिसेशन की स्थितियां पैदा हुई, तो उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ रुक गई, तो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति देखने को मिली। तो इसके लिए बहुत सारे जो कारण है वो देखने को हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। यानी 6 महीने से कम समय का काम अगर किसी व्यक्ति के पास मिलता रहता है तो उसको हम आंशिक बेरोजगारी के अंदर शामिल करते हैं। ये फिर कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं कि एजुकेशनल जो हमने शिक्षित बेरोजगारों की बात की, तो यहाँ जो बेरोजगार हैं उनकी हम बात करें तो इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि मैट्रिक या सेकेंडरी लेवल के 14.5% लोग अभी भी बेरोजगार है। टेक्निकल डिप्लोमा कर रखा है लोगों के पास, टेक्निकल जो सर्टिफिकेट है, फिर भी उनके पास 16.9% अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। टेक्निकली जो ग्रेजुएट हैं उन पे 15.7%, नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स के पास 14.4%। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं बड़ी जहां हम अगर हम कंपैरिजन देखें तो यहाँ देखिए टेक्निकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट और टेक्निकल ग्रेजुएट दोनों का जो परसेंटेज है वो नॉन टेक्निकल और मैट्रिक जो एजुकेशन जो शिक्षित बेरोजगार है उनसे कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसका मतलब वर्तमान के अंदर जो स्किल्ड लेबर है उसको भी रोजगार के जो अवसर है वो हमें नहीं मिल पा रहे। यहाँ भी हम ये बात करें कि जो कुल जॉब सीकर्स हैं वो 11.61 करोड़ हैं, जिसमें से मेल 5.82 करोड़ है और महिलाएं जो है 5.79 करोड़ हैं। और बेरोजगारी के अगर हम उनकी एज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा जब कहते हैं कि युवा देश है तो यहाँ बेरोजगार भी युवाओं की जो संख्या है काफ़ी अधिक है। अगर हम 15 से 19 वर्ष और 20 से 24 वर्ष का अध्ययन करें तो हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है वो बहुत बुरी स्थिति है। 40.7% दोनों का टोटल करें, और यहाँ 15 से 19 वर्ष में 18% और 20 से 24 जो मैक्सिमम जो व्यक्ति अपना योगदान किसी रोजगार में दे सकता है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखने को मिल रहा है तो ये किसी भी देश के विकास की स्थिति को दिखाता है, वहाँ की आर्थिक वृद्धि दर को दिखाता है। तो ये स्थितियाँ किसी भी जो विकासशील देश के आगे वृद्धि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं मानी जा सकती। 25 से 29 वर्ष के अंदर 17.4% और 30 से 34 वर्ष की बात करें तो ये 13.6% का जो बेरोजगारों की जो आयु के आधार पे हम यहाँ देख सकते हैं। इस तरह के सवाल आपसे पूछे भी जाते हैं कि किस वर्ग के अंदर जो बेरोजगारी का जो स्तर है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो इस आंकड़े से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो 20 से 24 वर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का जो स्तर है वो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ भारत में बेरोजगारी के कारणों की बात करें, बहुत सारे जो कारण हैं जो कि भारत में बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं। जैसा कि हमने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है और वो कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मौसम आधारित हमारी कृषि है, और मानसून जो होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ही है कि वो उसमें अनिश्चितता और अनियमितता की स्थिति देखने को मिलती है। और वर्षा आधारित रेनफेड एग्रीकल्चर का एरिया ज़्यादा होने के कारण हमारे यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी कहें या कृषि पर निर्भर जो बेरोजगारी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही हमारे पास जो कृषि के जो प्रोडक्शन है उनके ऊपर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया है, जिसके कारण हम एक पूरक रूप से कृषि के परिपूरक रूप से हम लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। उस तरह के कृषि आधारित उद्योगों का हमारे पास विकास नहीं हो पाया है। लघु व कुटीर उद्योगों का समय के साथ ह्रास हुआ है। ये हमने ब्रिटिश टाइम पीरियड से देखा है कि जब औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति के बाद हमारे यहाँ पर जो चाहे वो औपनिवेशिक शासनकाल की बात हो या स्वतंत्रता के बाद की भी बात हो, तो यहाँ लघु और कुटीर उद्योगों को उतना प्रोत्साहन नहीं दिया गया, संरक्षण नहीं दिया गया, जिसके कारण वो एक चैन थी एम्प्लॉयमेंट की, बीच की एक कड़ी थी, वो टूट गई और उसके ह्रास के कारण बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं धीरे धीरे बढ़ती गई। साथ ही हमने जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास किए, लेकिन हमारी जनसंख्या फिर भी
जो वृद्धि दर है दुनिया में अधिक है, और यहाँ दुनिया में दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों के अंदर हम शामिल करते हैं। और उस जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ जितना आर्थिक विकास होना चाहिए था, आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए थी, उतनी नहीं होने के कारण जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट उतना हम जनरेट नहीं कर पाए और बेरोजगारी की समस्या बनी रही है। बचत व निवेश का स्तर हमारे पास कम है, बहुत सारे कारण हैं उनके लिए। हमारे यहाँ पर कानूनी प्रावधान कह लीजिए, प्रॉपर विनिवेश की मात्रा नहीं होने के कारण, श्रम कानूनों के अंदर जटिलता होने के कारण जो इसके अंदर जुड़े हुए हैं, व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली के ऊपर समय पे हमने ध्यान नहीं दिया। अगर हम व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को हम शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बना लिया होता तो आज हमारे पास स्किल्ड लेबर होती है, और उन्हीं स्किल्ड लेबर, जिस तरह से चीन ने अपने यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, उस तरह का प्रोत्साहन हमारे पर नहीं मिल पाया। और वर्तमान में भी हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो व्यवसाय आधारित नहीं होने के कारण हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है निरंतर बढ़ रही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर का निम्न होना, श्रमिकों की जो मोबिलिटी है जिस आवश्यकता के अनुसार जहाँ पर चाहिए वहाँ पे है नहीं, और जहाँ पर श्रमिकों की कम आवश्यकता है वहाँ पर अधिक होने के कारण वो बेरोजगारी की समस्याएं देखने को मिलती है। उतना एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, उद्यमशीलता की बात करें या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कुछ हमारी यहाँ इच्छा शक्ति का अभाव राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखने को मिला। और एक मोबिलिटी, एक स्वरोजगार के प्रति एक जो नवाचार जैसी चीज़ें होनी चाहिए वो हमारे यहाँ पर विकसित नहीं हो पा रही, जिसके कारण भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की समस्याओं से ग्रसित है। नागरिकों में जो स्किल्ड एंड टेक्निकल जो नॉलेज है उसका अभाव रहा, जिससे कि हम अंतर्राष्ट्रीय विनिवेश को या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जो है एक टेक्निकल सर्विसेज देने में हम उतने सक्षम नहीं रह पाए। हमारी जो रोजगार की जो योजनाएं थी उसके अंदर हमने उस तरह का रोजगार, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया, संगठित रोजगार की ओर ध्यान नहीं दिया। उसका भी एक कारण रहा परंपरागत जो हस्तकला उद्योग का है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। भौगोलिक और जलवायु कारण, जिसमें हमने मौसम आधारित बात की तो एक जलवायु कारण है, साथ ही हमारी यहाँ की फिजियोग्राफी भी इस तरह की है कि हर जगह पे आधारभूत संरचनाओं का विकास उस स्तर तक नहीं हो पाया, या वहाँ पर कुछ क्षेत्रों के अंदर बेसिक जो नीड्स होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, वाटर की बात हो, उसके लिए वहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ, वहाँ की जो जलवायु, वो सब जिम्मेदार रही हैं। या कई कुछ भारत के राज्यों के अंदर जो क्या कहते हैं, खनिज संसाधनों की उपलब्धता का सीमित होना, या कुछ क्षेत्रों के अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव, जनजातीय क्षेत्रों के होने के कारण अब वहाँ पर हम नवीन रोजगार के अवसर उस स्तर तक उपलब्ध नहीं करवा पाए, जिसके कारण बेरोजगारी की समस्याएं बनी हुई हैं। अब यहाँ क्या उसके बेरोजगारी के क्या परिणाम होते हैं, तो हम सोशल और इकोनॉमिक जो उसके ऊपर ध्यान दें तो सामाजिक परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति को, जैसे हमने पॉवर्टी की बात की, पॉवर्टी के साथ हमने एक साइक्लिक मैप के माध्यम से भी आपको समझाया था कि जब व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, रोजगार के अवसर समाप्त होने से उसकी आय कम हो जाती है, और आय कम होती है तो वहाँ पर जो गरीबी का स्तर बढ़ जाता है, तो वहाँ के जो लाइफ स्टाइल है, जीवन स्तर है, उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। व्यक्ति को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे, रोजगार की आय कम हो गई, आय कम होने से जीवन स्तर कम हो गया, जीवन स्तर कम होने से उसको जो आवश्यक वस्तुएं थी, जो वो शिक्षा हो चाहे खाद्यान्न हो, उनकी अनुपलब्धता कम हो गई, उनमें कुपोषण की समस्याएं बढ़ गई, और वहाँ पर जब आपकी आय कम होती है तो बेरोजगारी की जो समस्या है वो भी बढ़ती जाती है। आय व संपत्ति के वितरण में असमानताएं बढ़ जाती हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर देखने को मिलता है। नागरिकों का जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, नए काम के प्रति आकर्षित होने की क्षमताएं या कुछ नया नवाचार करने की जो इच्छा शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। सोशल जो संघर्ष है, वर्ग संघर्ष की स्थितियाँ, कि कुछ वर्ग विशेष को रोजगार की उपलब्धता ज़्यादा हो गई, या उसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और सामाजिक अशांति है, सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, सामाजिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, सामाजिक कुप्रथा, गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है जब बेरोजगारी की स्थितियां होती हैं। आर्थिक परिणाम की बात करें तो मानव संसाधन की कुशलता का प्रयोग हम नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम, जैसे हमने आपसे बताया कि हमारे पास इतने टेक्नोक्रेट्स और जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ जो हमारा एक जो ह्यूमन रिसोर्स था उसकी योग्यता का हम उपयोग नहीं कर पा रहे, तो उसकी जो स्किल है, उसकी जो योग्यता है, उसका प्रयोग नहीं हो पाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं की जो उत्पादन में कमी हो जाती है, क्योंकि आय अधिक होगी तो व्यक्ति की डिमांड अधिक होगी, डिमांड अधिक होगी तो विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर वहाँ का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर इसके विपरीत स्थिति होती है तो डिमांड कम होने से जो औद्योगिक गतिविधियाँ हैं उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अभी कोविड के अंदर इस तरह की स्थिति है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लोगों की डिमांड कम होगी क्योंकि उनकी आय कम हो गई, तो उनकी जो आय कम होने से विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव
देखने को मिल रहा है। बचत व पूंजी निर्माण की दर हमारी कम रही है। निम्न उत्पादकता, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, विशेषकर जब हम कहते हैं कि हमारी 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के इन्वॉल्व है, लेकिन हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन की जो हमारी क्षमताएं हैं वो उच्च स्तर की नहीं है। वो भी हमारे लिए जो औद्योगिक अन्य जो दो औद्योगिक गतिविधियां जो उन पर डिपेंडेंट है, उनका विकास नहीं हो पाया। आर्थिक समृद्धि दर का निम्न होना, हमारे वर्तमान के अंदर जो है आर्थिक समृद्धि दर 5% से भी कम है, और इस तरह की अगर समृद्धि दर लंबे समय तक बनी रहे, तो उसके लिए तात्कालिक कारण चाहिए कोविड को जिम्मेदार माने, या उससे पहले भी हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का जो स्तर था काफ़ी कम रहा है। तो ये सब चीज़ें बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, जिसके कारण आर्थिक और सामाजिक जो स्थितियां हैं उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यहाँ हम देखें तो यहाँ की हम बिना ये एक भास्कर की एक न्यूज़ थी, और इसमें हमने बताया कि 2019-20 में जीडीपी की ग्रोथ रेट 5% रहने का अनुमान है, और यह पिछले 11 वर्षों के अंदर सबसे कम है। आर्थिक सुस्ती की वजह से कंपनियों को रोजगार में घटा रही है, क्योंकि उनके पास लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की, क्योंकि उसकी डिमांड कम होगी। अगर प्रोडक्शन तब होगा जब डिमांड अधिक हो। डिमांड कब होगी? लोगों की जब इनकम ज़्यादा होगी। तो जब इतना जीडीपी हमारी ग्रोथ रेट 5% कम है, तो उसके ऊपर नकारात्मक, सरकारी नौकरियों में भी 29,000 मौके कम हो गए हैं। ये बड़ी यानी संगठित क्षेत्र के अंदर रोजगार के अवसर धीरे धीरे कम हो रहे हैं। यहाँ इस ग्राफ से भी हम देख रहे हैं 2018-19 में रोजगार, नए रोजगार के अवसर जो थे इतने हुए, 19-20 में इतना अनुमान है। यानी फिर भी हमारे यहाँ पर 16 लाख रोजगार का जो ये कम हुआ यहाँ जब इतने थे, और 19-20 के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट जो अवसर थे इतने कम हो गए। ये हमारा एस्टिमेटेड वो है। फाइनल जो आंकड़े हैं वो तो बाद में आएंगे। ये अगस्त के अंदर 2020 की स्थिति है कि भारत के जो टॉप 5 जो स्टेट्स हैं जहाँ पर बेरोजगारी की जो दर कितनी ज़्यादा है, चाहे सबसे ऊपर हरियाणा है, फिर त्रिपुरा, राजस्थान, गोवा और हिमाचल। तो यहाँ हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर तो पर कैपिटा इनकम जो है राजस्थान जैसे देशों राज्यों से अधिक है। गोवा की हम बात करें तो ये जो स्थितियाँ हैं, ये जो कृषिगत गतिविधियों में ज़्यादा लोग संलग्न होते हैं, और उसके ऊपर जो मानसून का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही हरियाणा के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि एनसीआर के अंदर भी आता है, तो उसके ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पर जो बेरोजगारी का स्तर कम हुआ। गोवा की बात करें तो कोविड के बाद जो टूरिज्म की जो स्थितियाँ थी वो बड़ी खराब हुई, जिसके कारण यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो अधिक देखने को मिला। गोवा के अंदर भी उसी तरह की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर जो क्लाइमेटिक और जो स्थितियां हैं वो इतनी अनुकूल नहीं है कि यहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट नया जनरेट कर पाएँ। साथ ही यहाँ टूरिज्म का भी के ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। यहाँ इस चार्ट में भी हम वही चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये जून के हैं, और पूर्व में हमने जो बताया वो अगस्त के हैं। तो जून के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे ज़्यादा लेवल था वो हरियाणा में, देन त्रिपुरा, झारखंड, केरला, बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो वृद्धि दर है ये हमें दिखा रही है कि हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है बड़ी खराब हमें देखने को मिल रही है। कैसे दूर करें? तो इसके लिए एक चीज़, हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे हम जनरलाइज फीचर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जब हम रीजनल इम्बैलेंस की बात करते हैं तो भारत के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के जो कारण हैं वो भी अलग अलग हैं। ये अलग चीज़ है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हर स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की ज्योग्राफिकल स्थिति देख लीजिए, वहाँ की क्लाइमेटिक स्थिति देख लीजिए, वहाँ का जो सोशल जो स्ट्रक्चर है, ट्राइबल है या अन्य जो, और वहाँ पे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी यानी कि जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या है, वो सब कारण वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ जनरलाइज फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम देखें तो एक एक कारण की हम बात करते हैं। कृषि क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, दूर करने के लिए या सर्विस सेक्टर हो, यहाँ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जब तक हम नहीं लेके पाएंगे, कृषि पे आधारित औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाना पड़ेगा। उन औद्योगिक गतिविधियों के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको उनसे जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम एम्प्लॉयमेंट के अवसर जनरेट कर पाएंगे। पुनः हमें जो लघु और कुटीर उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, जिससे कि नए क्षेत्र अवसर उपलब्ध हो जाएं। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि और पूंजी उत्पादन में कमी की जानी पड़ेगी। श्रम की उत्पादकता यानी कि जो लेबर है उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी स्किल्ड है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही शिक्षा प्रणाली के अंदर भी वर्तमान में आवश्यकता के पर आधारित शिक्षा प्रणाली को हमें बढ़ाना पड़ेगा। व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। कौशल विकास जो कार्यक्रम है उनको प्रोत्साहित देना पड़ेगा। कृषि क्षेत्र के अंदर भी हमें बहुफसली जो है
प्रक्रियाएं हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान के अंदर जो बाजार आधारित जो फसलें हैं अगर उनको हम प्रोत्साहन देंगे या प्लांटेशन या कॉमर्शियल जो फसलें हैं उसको प्रोत्साहन देंगे तो उसके जो नवीन जो रोजगार के अवसर सृजित होंगे, उन पर आधारित जो औद्योगिक गतिविधियां वहाँ पे संचालित होगी तो वहाँ पर और अन्य जो रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मत्स्य पालन पशुपालन की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने पड़ेंगे। हमारी जो पशुपालन है वो पशुओं की जो नस्लें हैं उसके अंदर सुधार करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकते, जिससे डेयरी के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाकर जो नवीन अवसर हैं उनको जनरेट करना पड़ेगा, जिससे कि हम बेरोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवा पाएंगे। कोऑपरेटिव जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रोत्साहित देना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोत्साहन देना पड़ेगा। उत्पादन में तकनीक में सुधार करना पड़ेगा, जिससे कि हम इंडस्ट्रियल हो या एग्रीकल्चर जो एफिशिएंसी है उसको हम बढ़ा सकें। योजनाओं में इस तरह के कार्यक्रम को जिसमें हम रोजगार तो दें, लेकिन अगर योजना के अगर अंतराल की स्थिति पैदा होती है तो व्यक्ति उससे फायदा लेते हुए स्वरोजगार की स्थितियों को भी प्राप्त कर सके। कुछ कार्यक्रम जो भारत के अंदर चलाए भी जा रहे हैं उनके ऊपर हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना है, अटल पेंशन योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम जयते कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए हमने राष्ट्रीय पॉलिसी बनाई 2015 में, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना। तो यहाँ अगर हम देखें तो इन योजनाओं के अंदर कहीं न कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, लोगों के अंदर जो स्किल है उसको हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है उसको दूर करने के लिए एक परिपूरकता के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के द्वारा लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, जिससे कि लोगों को रोजगार के अवसर तो मिले, साथ ही उनकी आय में वृद्धि होने से उनकी उसकी जो डिमांड है चीज़ों के प्रति, उनकी जो क्रय शक्ति है वो बढ़े, जिससे क्रय शक्ति बढ़ने से एक जो औद्योगिक जो चक्र है उस जहाँ पर उनको सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है उनको भी प्रोत्साहन मिले। इन सब चीज़ों के ऊपर इन योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। तो जब हम भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं तो इन सामान्य चीज़ों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो कार्यक्रम चलाए जाएँ उसमें जो भौगोलिक जो कारक है, चाहे राजस्थान के संदर्भ में डेजर्टिक स्थितियाँ हैं, ड्राई स्थितियाँ हैं, तो यहाँ पर रोजगार के जो अवसर हैं उसकी उपलब्धता के लिए, चाहे वो रेनफेड एग्रीकल्चर हो या यहाँ पर जो शुष्क कृषि के में भी जैसे यहाँ पर हमने पहले भी कहा था कि बायोडीजल की बात हमने की थी, तो यहाँ पर हमने जोजोबा फोबोबा इस तरह की जो जोजोबा की जो कृषि है उसके उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था। इस तरह के नए नवीन अवसर हमें यहाँ पर उपलब्ध करवाने होंगे। बाड़मेर के अंदर जो ऑयल रिफाइनरीज हमारे यहाँ पर लगाई जा रही हैं तो उसको वहाँ पर नवीन जो रोज़गार के अवसर सृजित हो सकते हैं, क्योंकि और यहाँ पर जो पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होने से इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो जो नदी जोड़ो परियोजनाएं हों या इस तरह के कोई भी जो प्रोजेक्ट है जिससे कि यहाँ पर पानी की उपलब्धता बढ़ाई जाए, तो यहाँ कृषि उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है, रोजगार के अवसरों को सृजित किया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर इको टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है, प्लांटेशन बढ़ाकर वहाँ एक इकोसिस्टम या टूरिज्म जो इंडस्ट्री है उसको प्रोत्साहन दिया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम हर स्टेट के हिसाब से अलग पॉलिसी का निर्माण करने के साथ, यानी कि पॉलिसीज़ का डिसेंट्रलाइज करके हम एम्प्लॉयमेंट का अधिक अवसर जनरेट कर सकते हैं। धन्यवाद।